अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास के हमने पिछली वीडियो में 10th क्लास के जो चैप्टर नंबर 1 था केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने उसके रिवर्सिबल रिएक्शंस इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग आज की वीडियो में सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.1 हमने नहीं की थी। आज हम लोग सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.1 को करेंगे और 9.2 जो लॉ ऑफ मास एक्शन डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पिछले टॉपिक में अगर आपको याद हो तो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड वो रिवर्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो हमारी जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.1 है उसमें बेसिकली यही पूछा हुआ है। ये देखें, ये क्या पूछा हुआ है हमसे, पूछा हुआ है राइट पुट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड डिस्क्राइब माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच। ठीक है, अब इसमें हमने बताना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है और बैकवर्ड रिएक्शन कौन सा है। तो हम इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। एंड यहाँ पे नाइट्रोजन जब हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराता है तो हमारे पास क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनता है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं। जो एक हमारे पास होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक हमारे पास होता है बैकवर्ड रिएक्शन। तो नाइट्रोजन प्लस 3H2O जब ये हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट्स थे, और ये हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट था। अब ये N2 और 3H2O जो था ये मिलके हमारे पास क्या बना रहे, 2NH3। दिस वाज द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन में हमारे पास ये वाली जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज होके हमारे पास रिएक्टेंट बना लेते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा अगर आपने गौर से मेरा पिछला लेक्चर सुना हो तो आपको इसकी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, इसमें बस सिंपली बताना था कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है और रिवर्स रिएक्शन कौन सा है। तो ये वाला हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली कौन सा रिएक्शन था, फॉरवर्ड रिएक्शन वो था जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। और रिवर्स रिएक्शन कौन है, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर हमारे पास रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। अब क्या है, जो मैंने कल लेक्चर के स्टार्ट में आपको एग्जांपल दी थी कि जब हमारे पास हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। सेम इसमें अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन वो होगा जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। और हमारे पास रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज होके हमारे पास रिएक्टेंट बना। ठीक है, सिंपली इस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.1 में यही चीज़ पूछी हुई थी कि आप फॉरवर्ड रिएक्शन बताएं, बैकवर्ड रिएक्शन बताएं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बेसिकली वैसे मैंने ये जो एग्जांपल थी ऊपर 9.1 ये समझा तो दी थी, लेकिन फिर भी मैंने करवा दी कि अगर आपको नहीं समझ आया, अगर आपसे ना हो तो मैं आपको करवा दूँ। ठीक है, आई होप। अच्छा, अब क्या पढ़ना है हमने, लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया लॉ ऑफ मास एक्शन डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने पढ़ा था कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब आता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब हमने बताना है उसकी रिएक्शन के हमने एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। और एक्सप्रेशन के साथ साथ हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमने एक्सप्रेशन किसके लिए डिराइव करना है, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना। और दूसरी बात, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, किसने प्रपोज किया था, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली होएंगे कि ठीक है, अब क्या हुआ कि केमिस्ट जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमारे पास कब बना, इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमारे पास कब बनता है, जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में वो जो हमारे पास दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तब उससे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है। जो साइंटिस्ट है वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जो वो कंपोजिशन है उसको एक्सप्रेस करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में एक्सप्रेस
एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और ये वैल्यूज़ क्या करते हैं, ये वैल्यू जो है हमारे प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के साथ रिलेट करते हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और ये वैल्यू जो है हम यूज़ कर सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को डिराइव करने के लिए हम ये वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ कि जो केमिस्ट है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन में बेसिकली क्या होता है, कंपोजिशन से हमें पता लगता है कि इसमें क्या क्या है। तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, हमें कह तो रही हूँ कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया है, ठीक है। लेकिन अब ये भी तो आपने देखना है कि इक्विलिब्रियम में आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। तो अब हमने ये कैसे पता लगेगा कि अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है वो कितनी मिकदार में है और जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे पास कितनी मिकदार में, ठीक है। वो हमें किससे पता लगता है, वो जो है द लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें पता लगता है, ठीक है। अब हमारे पास दो केमिस्ट थे, CM गॉलबर्ग और P. वेज। उन्होंने 1864 में लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रपोज किया था इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। अब क्या है हमारे पास इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या है, हमारे पास ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है इसकी डेफिनेशन है, इट स्टेट्स that according to this law it states that the rate at which a substance react is directly proportional to their active mass। कहते हैं कि वो स्टेट रेट जहाँ जब सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है वो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके एक्टिव मास। अब जो ये लफ्ज़ है एक्टिव मास, इस एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास इसके चलिए मैं बाद में बताती हूँ, पहले इसको समझ लो, ठीक है। अब हमें क्या बताता है, पहली लाइन है इट स्टेट्स दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, कि वो रेट जहाँ पर हमारे पास सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास से। लेकिन वो द रेट एट विच अ रिएक्शन प्रोसीड, वो रेट जब हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे हमने बात की कि रेट जो है जब सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक्टिव मास के। लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन लेकिन रेट जहाँ जब हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट ये डेफिनेशन को आपने इसके वर्ड्स को ये बहुत ही अच्छा। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग में अक्सर पूछ लिया जाता है। अक्सर इसकी अगर लॉन्ग में ना पूछे तो शॉर्ट में तो लाजमी इसका ये डेफिनेशन पूछ ही ली जाती है। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। मैं कोशिश करूँगी एक चीज़ को मैं बार बार रिपीट करूँ ताकि आपको मेरे साथ साथ याद हो जाए। ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, पहले देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन अब जब इसे याद करोगे तो आपसे बहुत ईजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये तो कह दिया डेफिनेशन होगी, फिर अब पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ दिस एक्टिव मास। हम एक्टिव मास का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली एक्टिव मास होता क्या है, एक्टिव मास जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है मोल डॉट डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्टिव मास। और इसे हमेशा इसमें ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्टिव मास हमारे पास क्या है, active mass is basically mole dot decimeter cube। basically this is mole per decimeter, ठीक है, जिससे हम जो कि मोल डॉट डेसीमीटर पर क्यूब बन जाता है, ठीक है। एक्टिव मास इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल डॉट डेसीमीटर क्यूब। और हमेशा ये पॉइंट आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जो मोल डॉट डेसीमीटर क्यूब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है, इसे हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। अब दूसरी बात, हाँ, अब आता है, अब देखो क्वेश्चन जब आएगा ना वो लिखेंगे कि स्टेट लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, और वो लिखेंगे कि आप तो आपने ये लिखना है। लेकिन अगर वो सिर्फ कहेंगे कि क्या नाम है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन डिराइव करें, तो आपने एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन लिखना है, कंसिडर से स्टार्ट करना है, ठीक है।
तो बेसिकली अब हमने करना था इक्वेशन डिराइव करनी थी हमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक रिएक्शन लिखेंगे। इस रिएक्शन में जो ए है वो मोल है रिएक्टेंट ए का, बी मोल है रिएक्टेंट बी का, सी मोल है प्रोडक्ट सी का, डी मोल है प्रोडक्ट डी का। ठीक है, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अब ये पॉइंट जो है ये तो आपको अगर मैं ना भी बताऊं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। ये कैसे पता लगेगा कि ये पे डबल एरो का जो साइन था ये मैंने बताया था कि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है। और आपने ये वाला जो अगर आप ये इक्वेशन डराइव कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये लिख लिया और आपने यहाँ पे एक ही एरो लगाया, आपने ये डबल साइड एरो नहीं भी लगाया, तब भी ये आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि यही एरो जो है यही बताता है कि ये वाला जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास क्या होते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अब यहाँ पे हम ए लिखेंगे और यहाँ पे ए हमारे पास जो मोल्स था, ये जो हमारे पास कॉफिशिएंट होता है, ये मैथ्स में रूल होता है, ये हम सबने पढ़ा होगा कि जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट जो है हमें पावर में लिख लिया जाता है। ठीक है, तो जो ए की पावर है वो स्मॉल ए और इसी तरह बी की पावर जो है वो स्मॉल बी आ जाता है। ठीक है, अब ये बात भी सबको पता होगी कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन सिंबल हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल की जगह हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास कांस्टेंट लगाया जाता है। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट होता है हमारे पास कांस्टेंट की जगह हम क्या लिखते हैं, के। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो हमारे पास इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या बनेगा, के एफ बनेगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ। ठीक है, के एफ ए बी बी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लिया। अब ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो है फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि जो रेट ऑफ हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स लिखते थे। ठीक है, और हम लोग जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे इक्वल की निशान लगाए पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर सी डी की पावर डी। ठीक है, अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो हमारे पास क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। अब हम लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल्स टू के आर। यहाँ पे हमने के आर क्यों लिखा है, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ पे के एफ क्यों लिखा था, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन था। ठीक है, अब हम लिखेंगे के आर सी की पावर सी डी की पावर डी। ठीक है, अब दूसरी बात, हमने ये तो लिख लिया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आएगी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आएगी। अब दूसरी बात, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में, तो अब हमने क्या पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम में जो होता है हमारे पास, हमने पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ये बात तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अब याद ही हो गई होगी कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो था वो हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू लिखें। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की हमारे पास वैल्यू थी के एफ इज इक्वल्स टू ए बी बी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की क्या वैल्यू थी, के आर सी डी
डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब ये यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो जब हम इसे दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं तो ये कहाँ पे चला जाता है, डिनोमिनेटर में। ये भी मैथ्स में हमने पढ़ा था कि जब यहाँ पे कोई इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी साइड पे जब जाती है तो दूसरी साइड पे जाते गए वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ये न्यूमरेटर में है, यहाँ पे आके ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो हम लिखेंगे के एफ इज इक्वल्स टू के आर इज इक्वल्स टू ए बी बी सी डी। ठीक है, अब हमारे पास ये आगे। अब स्टूडेंट्स एक बात को आपने याद रखना है कि जो हमारे पास ये के एफ के आर की जो हमारे पास ये होता है ये हमारे पास इक्वल है के सी के। अब ये हमारे पास के सी क्या, ये जो हमारे पास के सी है, या ये पॉइंट मैं आपको बुक से ही समझा देती हूँ कि ये जो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि वेयर के सी, अब यहाँ पे के एफ और के आर की जगह हमने क्या लिखनी है, के सी लिखनी है। अब के सी क्या है, के सी इज इक्वल्स टू के एफ ओवर के आर, और इससे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द अबव इक्वेशन। अब ये जो है के सी, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये वाली लाइन आपने हाईलाइट कर लेनी है अपनी बुक में, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, दूसरी बात कि द स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट, अब आपने एक पॉइंट नोट किया होगा, ये मैंने बताया भी था, अभी कुछ टाइम पहले बताया भी है, शायद पीछे लिखा हुआ था कि हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। नहीं, आई गेस ये हमारे पास पिछले लेक्चर में था कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। नहीं, इसी लेक्चर में है, ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि इज एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है द स्क्वायर ब्रैकेट, अब देखो यहाँ पे सी को जो है हमने इसके स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, डी को भी, ए को भी, बी को भी। ठीक है, अब जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पे ये किसको इंडिकेट करिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को इंडिकेट करिए, यहाँ पे किसको इंडिकेट करिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंडिकेट करी है, बट in a form or in a value of mole dot decimeter cube। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास है, मैं इसे अच्छी तरह समझाती हूँ। अब देखो ये हमारे पास है के सी इज इक्वल्स टू ए नहीं सॉरी ऊपर सी था, सी डी। ठीक है, ए बी। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो हमारे पास ये वाला ब्रैकेट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोल डॉट डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे सी की जगह क्या लिखेंगे, मोल डॉट डेसीमीटर क्यूब। समझ आ गई है, डी की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, मोल डॉट डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये जो है ये जो सी है, अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन में कोफिशिएंट लगा होगा तो यहाँ पे वो कोफिशिएंट लग जाएगा। अब मैं एग्जांपल के ज़रिए बता देती हूँ ये बात। हमने ये रिएक्शन हम बहुत ही मरतबा यूज़ कर चुके हैं। हाइड्रोजन जब हमारे पास आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये के सी एक्सप्रेशन क्या आएगा कि प्रोडक्ट ऊपर आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात लाजमी याद रखनी, मैं ये बात को तुमने लोगों ने रट लेना है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कहाँ पे लिखा जाएगा, तय है वो न्यूमरेटर में लिखा जाता है, लेकिन जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो कहाँ पे लिखा जाता है, वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे, अब ये HI है। ठीक है, HI हमने लिखा है, तो ये जो 2 है, ये 2 हमारे पास क्या था, यहाँ पे कोफिशिएंट था, जो कोफिशिएंट था वो हमने पावर में लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन और आयोडीन। आ गई समझ, इस तरह। अब ये हमारे पास क्या है, अब हमने लिखेंगे के सी इज इक्वल्स टू मोल डॉट डेसीमीटर क्यूब टू मोल डॉट डेसीमीटर क्यूब, मोल डॉट डेसीमीटर क्यूब। सही है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिक ये हमारे पास ये है। अब हमने हमारे पास दूसरी क्या बात लिखी हुई है यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी बात लिखी हुई है
वो ये है कि थस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इज रिटन फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। ये तो अब हमें पता ही लगे कि हमने बैलेंस्ड इक्वेशन से ही एक्सप्रेशन निकाली है, तो ये एक्सप्रेशन हम कहाँ से लिखते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन से लिखते हैं। दूसरी बात यह है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज टेकन इन न्यूमरेटर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन इन डिनोमिनेटर। यही बात जो मैं अभी बताई है मैंने आपको, ठीक है। अब कहते हैं कि इन ये के सी, अब यहाँ पे हमने कहा कि जो के एफ और के आर ये इक्वल है के सी के, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये के सी है इसमें ये सी क्या है, ये सी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, इट डिनोट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये बता रहा है कि हमारे पास जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में है, ठीक है। अब क्या है कि इक्विलिब्रियम, अब ठीक है, हमने यहाँ तक अभी हम लोग किसको कर रहे थे, हम यहाँ तक डिराइव कर रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को। अब हमने यहाँ पे लिखा था कि के सी इज इक्वल्स टू के एफ और के आर, और इसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि जो के सी था, के सी के एफ ओवर के आर, ठीक है। अब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन में जब रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तब हमारे पास जाके क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो इट मीन्स कि ऊपर हम किसको लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट की प्रोडक्ट को लिखेंगे। प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट मतलब कि अगर दो प्रोडक्ट होंगे तो उनका प्रोडक्ट होगा ना प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन और अगर हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन था, जब हमारे पास एक प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, रिएक्टेंट्स बनाता है, तो यहाँ पे नीचे हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे, ठीक है। अब यही बात लिखी हुई है इस जगह, यही बात यहाँ पे हमें बताई हुई है, ठीक है। और ईच रेज टू पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यही बात जो मैंने आपको बताई कि जो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 कोफिशिएंट था, वो हमारे पास पावर में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा कि के सी, अच्छा दूसरी बात कि के सी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। अब के सी हम पे हमारे के सी जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पे एक बात आपका क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्यों लिखी हुई है, यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं लिखी हुई। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग ये बात तो अब एक ऑब्वियस सी बात है कि जब रिएक्शन शुरू कैसे होता है, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते तो प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं है, तो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो के सी है अब ये डिपेंड नहीं करता, के सी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती कि अब इस तरह नहीं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है तो के सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम है तो के सी की वैल्यू कम होगी, नहीं, ये इस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये लाइन आप अच्छी तरीके से याद कर लें, ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि के सी की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बताया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन बताई हुई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी बताया हुआ है, ये बताया हुआ है। चलो ये वही चीज़ें जो हम पढ़ चुके, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ से ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है जो कि इक्विलिब्रियम में है। अब इन्होंने कहा है कि इससे हम आप जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बताओ, ठीक है। इससे मैं रजिस्टर पे लिख लेती हूँ पहले इस इक्वेशन को, फिर मैं बताती हूँ। कार्बन डाई का वो ये हमारे पास CO जब रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, CH4 मीथेन बनता है और हमारे पास वाटर बनता है, ठीक है। अब हमने इस रिएक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे निकालना है, मैंने हमारे पास के सी क्या था, के सी इज इक्वल्स टू के एफ ओवर के आर। अब के एफ किसके इक्वल था, के एफ हमारे पास इक्वल था प्रोडक्ट के,
के एफ में रिएक्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखो यार, जब हमारे पास ये रिएक्शन था, मैं इसे तोड़ के लिखती हूँ तब समझ आए, CO जब H2O के साथ रिएक्ट करता है, बल्कि वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन मैं ये बात जो है, अगर उसको तोड़, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये लो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो था हमारे पास क्या बन रहा था, प्रोडक्ट ये बन रहा था। ये आपको आगे जाके समझ आएगी कि रिएक्शन इस तरह क्यों लिखते हैं हम लोग, और बाकी चीज़ों को किस तरह माइनस कर दिए, वो कटिंग वगैरह हो जाती है। अच्छा, केसी मैंने मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड रिएक्शन जब केसी में कि एफ जो होता है वो इक्वल होता है, ऊपर हम क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट लिखते हैं, डिनोमिनेटर में हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हम प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास है CH4 और CH2, इन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, CO और H2। अब देखो यार, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है, 3 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट को हम किस में लिख लेंगे, हम यहाँ पे पावर में लिख लेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को कि हमने किस तरह कोफिशिएंट को पावर में लिखते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो थी आपकी एग्जांपल थी, एग्जांपल 9.2, सही है, ये मैंने आपको करवा दी है, बहुत ही इजी एग्जांपल थी। अगर आपको, आप गौर से सुने, अगर आपको मेरे पीछे वाला लेक्चर जो मैं समझा रही थी समझ आ गया, तो एग्जांपल तो आपसे जल्दी हो गई होगी। अब हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.2। ये भी बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस एक बात याद रखनी है, ये एक ट्रिक है जो बस रट लो के ऊपर क्या आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, नीचे हमारे पास क्या आते हैं, रिएक्टेंट आते हैं, ठीक है। और इसकी केसी की वैल्यू क्या है, KF/KR, ठीक है। अब अगर आपको ये इसकी समझ आ गई हो तो ये आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। और लेकिन वैसे आप इसे ख़ुद ट्राई करें कि आपसे होता है या नहीं। मैं अपने अगली वीडियो में इसको सॉल्व करके भी बता दूंगी। जिस तरह मैंने आज की वीडियो में, मैंने पहले आपको सेल्फ असेसमेंट कहा था कि आपने ख़ुद से करनी है, वो मैंने आज आपको सॉल्व करके आप ख़ुद से सॉल्व करें, और फिर अगली वीडियो में मैं जब डालूँगी तो आप कंपैरिजन करें कि आपने वो ठीक किया है या नहीं, ठीक है। और अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप अपने अगर आपको लेक्चर में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती, या अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होती है, तेज़ होती है, या फिर मेरी आवाज़, मतलब कि आप शायद हो कि आवाज़ सही नहीं आ रही, हमें बुक सही से नज़र नहीं आ रही, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं उस पर काम करूँगी, ठीक है। अब दूसरा 9.2.1 हमारे पास टॉपिक है, दैट इज़ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है, ये मैं बता रही हूँ दोबारा से कि ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, इसमें लाजमी कुछ ना कुछ आता है। ये जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अगले लेक्चर में, ये भी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये बात है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री के पेपर में पहला दूसरा शॉर्ट जो होता है वो यही इसी चैप्टर में से आता है, ठीक है। तो ये लाजमी याद रखें। ये जो है, ये जो लॉ ऑफ, ये वाला जो है, जो हमने आज किया था, लॉ ऑफ मास एक्सपेक्टेशन डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो लॉन्ग है, ये तो मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये तो लाजमी डिस्कस करते। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि होंगी तभी हम कह सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम लोग इसका करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन अ प्योर रिएक्टेंट, प्योर प्रोडक्ट और अ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज फर्स्ट प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। स्टूडेंट्स, ये तो एक शर्त है, क्लोज कंटेनर की एक शर्त ही है। क्लोज कंटेनर क्यों है? क्योंकि हमारे पास लॉस नहीं हो रहा। जब लॉस नहीं हो रहा, देखो, जब हम एक कंप्लीट रिएक्शन, क्या होता है कंप्लीट रिएक्शन क्यों होता है, मतलब वो क्यों कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए? क्योंकि वहाँ पे लॉस होता है। अब जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में एग्जांपल बताई थी कि अगर हम एक एवापोरेशन की एग्जांपल बताई थी कि अगर हम एक कंटेनर लेंगे, नीचे से हम इसे
हीट प्रोवाइड करेंगे तो, और इसमें अगर लिक्विड प्रोवाइड होगा तो जो वेपर होगी तो एक स्टेज ये वेपराइजेशन होगी, लिक्विड्स जो है वेपरेट करेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास लिक्विड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो रिएक्शन है ये कंप्लीट रिएक्शन है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मैंने कहा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो कंटेनर था उसका जो हमारे पास वो था कंटेनर जो है वो एक क्लोज कंटेनर था। तो जब वाटर एवापोरेट कर रहा था तो वो कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक करके दोबारा से ही लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास लॉस नहीं हो रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये बात जो है आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने के लिए हमें सबसे पहले रिएक्शन में हमें प्योर रिएक्टेंट और प्योर प्रोडक्ट डालने होंगे, या अगर हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो मिक्सचर है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि क्योंकि इसी केस में जब क्लोज कंटेनर में होगा तभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा और फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन वो एक ही रेट पर प्रोसीड करेंगे, तभी हमारे पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, दिस लीड टू सिचुएशन व्हेन द कंसंट्रेशन रिएक्टर में, ठीक है, ये वही बात है जो मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। और इसमें हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट होती है एंड प्रोडक्ट दैट रिमेन कांस्टेंट, इट डजंट चेंज। तो हाँ, यहाँ यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वो जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन द सेम इनडेफिनेटली। ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाए कि अगर फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम हमारे पास रिएक्शन है, उसमें हम उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास केसी पर क्या असर पड़े, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन केसी बिकॉज केसी ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिमेन अनचेंज का मतलब ये है कि वही बात है कि आप एक रिएक्शन करवा रहे हो तो जब हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करने लग जाओ तो तब हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट में डेफिशिएंसी आएगी तो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो उससे हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो उस तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक चीज़ को भी, अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं या प्रोडक्ट की एक इक्विलिब्रियम में हम किसी भी एक चीज़ के कॉन्सेंट्रेशन को कम करें तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता, इक्विलिब्रियम कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है उससे। तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो अनचेंज रहे। दूसरी बात है कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये बात मैंने अभी पीछे बताई है कि हमारे पास जो केसी है वो किस पे डिपेंड करता है, केसी सिर्फ एक वैल्यू के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर केसी की वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरी बात प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम को भी नहीं चेंज करें। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिएक्शन में हम लोग चेंज करने से, मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ रिएक्शंस में हम कैटलिस्ट, टेम्परेचर और प्रेशर करते हैं। इन्हें क्यों यूज़ करते हैं हम, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए या कुछ करने के लिए। ठीक है, तो इससे भी इफेक्ट आता है इक्विलिब्रियम में। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं कि वे टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। अब ये बात तो मैं कहती हूँ कि आपको ये बात तो आप डेफिनेटली ही समझ आ जानी चाहिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। जब हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी तब हमें पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, कह रहे हैं कि द रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम, दिस कैन बी डन बाय बोथ फिजिकल केमिकल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा, जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा कि हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो तरीक़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। एक फिजिकल मेथड होता है, एक केमिकल मेथड होता है। ठीक है, जिस तरह टाइट्रेशन होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। ठीक है, ये मेथड्स आपको
फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाएंगे। इस मेथड से आपको पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है या नहीं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा इधर तक ही था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस यूनिट को डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई भी मसला है तो भी और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल और काइंडली प्रेस द बेल आइकन बटन। ठीक है, और लाइक चैनल वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।